हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे कंपनी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उन पे आज के इस सेशन में अपन बातें करेंगे। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज के सेशन में आपको स्वयं को आंकने का मौका मिलेगा कि अभी तक आपकी तैयारियां हैं वो कैसी चल रही है। क्योंकि साथियों, फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अभी ये लग रहा है कि यथा समय आपकी एग्जाम हो सकती है। तो इसलिए अपने को क्या करना है, उस निर्धारित डेट को अब मानते हुए हमें क्या करना है, अपनी तैयारियों को ऊंचाइयों तक लेके जाना है। तो आज के सेशन में अपन बात करेंगे कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, और साथ में उनका डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा वर्णन। तो निश्चित रूप से आप हर पॉइंट है वो समझ जाओगे। पिछला जो सेशन था वो मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में मान लो या ऐसी जगह शूट किया था जहाँ पर थोड़ी सी वॉइस की थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मेरे हिसाब से वो आपके सामने टेक्निकली थोड़ा इश्यू रहा होगा। लेकिन आज उस समस्या को सॉल्व आउट कर लिया गया है और आज आपको एकदम क्लियरली सारी चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। देखो आज का सेशन है में पहला क्वेश्चन आ रहा है कि प्रारंभिक व्ययों की प्रकृति होती है ना, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको कौन सी प्रकृति में काउंट किया जाता है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई प्रारंभिक एक्सपेंसेस होते कौन से, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। तो प्रारंभिक व्यय वो होते हैं जो एक संस्था का जब आगाज होता है, जब एक संस्था का निर्माण होता है, उस समय जो खर्चे किए जाते हैं वो आपके प्रारंभिक व्यय की कैटेगरी में आते हैं, है ना। अब ये प्रारंभिक व्यय है। पहले तो क्या था कि बैलेंस शीट में आपकी जो फिक्स्ड असेट्स होती थी उसमें इनको ऐड करके और बैलेंस शीट का जो टोटल योग था उसमें शामिल करते थे। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 आने के बाद उसमें संशोधन किया गया है और उसमें आपके जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उनको अपने को बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट के रूप में या टिप्पणी के रूप में अपने को शो करना होता है ना, टिप्पणी के रूप में उनको शो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने को ध्यान में रखना है कि प्रारंभिक व्ययों की प्रकृति है ना कौन सी होगी। तो देखो एक तो होता है आयगत व्यय। आयगत व्यय होते हैं जिनका जो खर्चा है वो एक वर्ष के दौरान का है, जैसे किराया है, कोई कमीशन है, कोई ब्याज है ना, कोई गाड़ी भाड़ा है, यानी जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके आयगत में आते हैं, उनका संबंध वो एक वर्ष से होता है। और पूंजीगत खर्चे वो होते हैं जिनका लाभ एक से अधिक वर्षों तक मिलता है। समायोजन या एडजस्टमेंट और संपत्ति। तो यहाँ पर आपको प्रारंभिक व्यय की प्रकृति पूछी है तो ये आयगत होगी, पूंजीगत होगी या समायोजन होगी या संपत्ति होगी। तो हमेशा ध्यान में रखना प्रारंभिक व्यय है वो आपके पूंजीगत व्यय माने जाते हैं। कौन से होंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस माने जाएंगे, क्योंकि इनका जो खर्चा होता है वो एक से अधिक वर्षों तक लाभ प्रदान करता है। तो इसलिए ये आपका प्रारंभिक व्यय है वो पूंजीगत प्रकृति का होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे 9 नंबर कि प्रारंभिक व्ययों का संबंध होता है। आज का दूसरा क्वेश्चन और श्रृंखला में चल रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन कि प्रारंभिक व्ययों का संबंध होता है समापन से, एकीकरण से, सर्विलेंस से और निर्माण से। प्रारंभिक व्यय है वो आपको किस समय करने पड़ते हैं और कौन सी स्थिति होती है, कब आप प्रारंभिक व्यय है वो करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब एक संस्था है, जब एक संस्था का निर्माण होता है
तो उस निर्माण के समय जो व्यय किए जाते हैं वो आपके प्रारंभिक व्यय होते हैं। यानी उस संस्था को आप बिल्डअप कर रहे हो, उसको आप तैयार कर रहे हो, उस बिजनेस को आप तैयार कर रहे हो, तो वहां पर ये व्यय होते हैं। तो इसका डायरेक्ट संबंध है वो निर्माण से होता है ना। डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक व्ययों का संबंध है वो निर्माण से होता है ना, उस व्यक्ति के, उस संस्था के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो, ये आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि संचित पूंजी का आशय, जिसको अपन क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि भाई रिजर्व कैपिटल क्या होती है, क्योंकि हर पूंजी को अलग अलग डिवाइडेशन किया गया कि भाई अधिकृत पूंजी आपकी क्या होती है ना, निर्गमित कौन सी होती है ना, आपकी सब्सक्राइब कौन सी होती है, पेडअप कौन सी होती है ना, आपकी संचित पूंजी कौन सी होती है, ये सारी चीज है। वैसे तो मैंने जो कंपनी से रिलेटेड जो क्लास ली है उनमें मैंने आपको डिटेल से सारी बातें हैं वो बता दी। फिर भी जिन साथियों ने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है उनके पास एक मौका है कि वो उन क्लासेस को ज्वाइन करें, और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उनको वहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव रूप से समझे, ताकि एग्जाम में उन्हें फ़ायदा हो सके, है ना। इसके अलावा भी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिनके दोनों के लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, है ना। तो देखो, संचित पूंजी का आशय है कि कंपनियों द्वारा घाटे की स्थिति में मांगी जाने वाली पूंजी, कंपनी द्वारा समापन के समय मांगी जाने वाली पूंजी, कंपनी द्वारा संचयों में स्थानांतरित पूंजी, कंपनी द्वारा बैंक में स्थायी रूप से जमा कराई गई पूंजी। तो संचित पूंजी जो आपकी रिजर्व कैपिटल है उसका उदाहरण कौन सा होगा। तो देखो, संचित पूंजी सीधी वो होती है जो कंपनी के समय या कंपनी के समापन के समय जिसको मांगा जाता है, जिसकी मांग की जाती है, वो आपकी कौन सी पूंजी होगी, आपकी संचित पूंजी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा कि कंपनी द्वारा समापन के समय मांगी जाने वाली पूंजी है वो आपकी कौन सी पूंजी होगी, है ना। कंपनी द्वारा समापन के समय मांगी जाने वाली पूंजी है वो आपकी संचित पूंजी का उदाहरण होगी, रिजर्व कैपिटल का उदाहरण होगी। ठीक है, तो संचित पूंजी हो गई सारी बात कि कंपनी द्वारा समापन के समय मांगी जाने वाली पूंजी है वो आपकी रिजर्व कैपिटल या संचित पूंजी कहलाती है। बढ़े आगे, देखो कंपनी अलग अलग है। पहले कौन सा था, पहले आपका जो कंपनी अधिनियम है, कंपनी अधिनियम 1956 था, और फिर आपका आ गया कंपनी अधिनियम 2013। क्या आ गया, कंपनी अधिनियम 2013। अब इसकी रूपरेखा कैसे बनी कंपनी अधिनियम 2013 की। देखो, जब आपको पता है कि कोई भी अधिनियम जब लेके आते हैं तो उस अधिनियम को पहले अपनी जो राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, राष्ट्रपति होते हैं, उनके द्वारा पारित किया जाता है और तब जाके वो फाइनल अधिनियम बनता है। तो कंपनी अधिनियम भी एक विशेष अधिनियम है, वो सरकार के द्वारा लाया गया था, और उसे सबसे पहले, है ना, 18 दिसंबर 2012 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया, 18 दिसंबर 2012 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, और जब लोकसभा में वो पारित हो गया, है ना, तो उसे फिर आगे 8 अगस्त 2013 को राज्यसभा से पारित किया गया। यानी लोकसभा से पारित कब हुआ, 18 दिसंबर 2012 को, और राज्यसभा से पारित कब हुआ, 8 अगस्त 2013 को। और उसके बाद यानी 29 अगस्त 2013 को यहाँ पर राष्ट्रपति की मोहर लगती है ना, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं।
और ये प्रोसेस होने के बाद कोई भी कानून है, कोई भी अधिनियम है, वो बन जाता है ना। तो सबसे पहले 18 दिसंबर 2012 को लोकसभा से पारित हुआ, उसके बाद 8 अगस्त 2013 को राज्यसभा से पारित हुआ, और उसके बाद 29 अगस्त 2013 को इस पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये क्या बन गया, कंपनी अधिनियम बन गया, जिसे संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2014 से इसे क्या किया गया, लागू किया गया। क्या किया गया, संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2014 से इसको लागू किया गया, और उसमें जो धाराएं हैं वो रखी गई 470 इसमें धाराएं रखी गई, और जो आपके अध्याय है वो आपके 29 रखे गए, और जो अनुसूचियां हैं वो आपकी 7 अनुसूची रखी गई, है ना। तो कंपनी अधिनियम 1956 के स्थान पर कंपनी अधिनियम 2013 का रूप लेके आया, और वो इस तरीके से पारित हुआ। हम अब इसमें एक पॉइंट आता है कि भाई इसको कौन सी समिति की सिफारिश से पारित किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है जे ईरानी समिति। जे ईरानी समिति की सिफारिश पर इसको क्या किया गया था, तैयार किया गया था। तो अगर समिति की बात आती है तो आपकी ईरानी समिति हो जाएगी, और डेट वाइज बात आती है तो ये डेट आ जाएगी, है ना। कंपनी की जो परिभाषा है, कंपनी की परिभाषा आपको पता होगा, धारा 220 के तहत है, वो कंपनी की परिभाषा है वो दी गई है ना। अब इसमें अलग अलग कंपनियां होती हैं, आपकी सहचारी कंपनी भी है, विदेशी कंपनी भी है ना। सब अलग अलग कंपनियां हैं जो इस अधिनियम को क्या करती हैं, मानती हैं, इसको फॉलो करती है। ठीक है, बढ़े आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि अधिकृत पूंजी का चिट्ठे में महत्व है। जो आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है उसका चिट्ठे में क्या महत्व है, इसके बिना चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग नहीं मिलेगा। निर्गमित पूंजी को इससे सहारा मिलता है, ये अंशधारियों और जनता को सूचना देने हेतु लिखी जाती है, जनता आकर्षित हो इसलिए लिखी जाती है। देखो अधिकृत पूंजी है, जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, उसका सीधा सा अर्थ है कि ऐसी पूंजी जो पार्षद सीमा नियमों में उल्लेखित होती है और उस सीमा तक एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन कर सकती है, उससे ज्यादा निर्गमन नहीं कर सकती है ना। तो अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी दोनों एक भी हो सकती है, सब्सक्राइब भी तीनों एक भी हो सकती है। जैसे मान लो मैंने 10 लाख के शेयर निर्गमित किए, ये मेरी अधिकृत पूंजी थी 10 लाख, निर्गमित किए 10, और आपकी पेडअप भी कितनी होगी 10 होगी, तो वहां पर एक भी हो सकता है। लेकिन अधिकृत पूंजी है वो इसलिए शो की जाती है, अगर अलग अलग है तो वो सिर्फ अंशधारियों को और जनता को क्या मिले, सूचना मिले कि भाई इस कंपनी की मैक्सिमम सीमा इतनी है, इतनी तक या यहां तक ये कंपनी है वो अंशों का निर्गमन कर सकती है। ठीक है, ओके। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करो, क्योंकि ये अपने आप को चेक करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है ना। कंपनी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको 4 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, और 4 क्वेश्चन है वो आपको किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसलिए अपने को पूरी तरीके से तैयार रहना है, हर चीज अपने को समझनी है, हर पॉइंट है वो अपने को समझना है, ताकि सारी बात है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अधिकृत पूंजी में चिट्ठे का महत्व है, ये अंशधारियों और जनता को सूचना देने के लिए लिखी जाती है। ठीक है, बढ़े आगे देखो, बताओ, देखिए आंसर दो फटाफट रिप्लाई करो दिखानी। अरे एग्जाम का समय है, एग्जाम के समय में आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। क्या है अगला क्वेश्चन, देखो कि संचित पूंजी के निर्धारण हेतु आवश्यक है कि भाई रिजर्व कैपिटल है उसका निर्धारण के लिए क्या चाहिए, कंपनी द्वारा साधारण सभा का प्रस्ताव पारित करना, अंशधारियों का सहमति पत्र लेना,
सरकार से अनुमोदन पत्र लेना, कंपनी का विशेष प्रस्ताव पारित करना। क्योंकि रिजर्व कैपिटल है जिसको कब लिया जा सकता है, संचित पूंजी है जो फर्म के या कंपनी के समापन के समय मांगी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो साधारण बातें वो नहीं चलेगी, इसके लिए एक विशेष प्रस्ताव वो पारित होता है। तो संचित पूंजी का निर्धारण करने के लिए कंपनी का विशेष प्रस्ताव है वो पारित करना होता है। क्या करना होता है, कंपनी का विशेष प्रस्ताव है वो पारित करना होता है। ठीक है, तो संचित पूंजी का निर्धारण है, उसका आंसर होगा डी। तो आपका भी कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई आना चाहिए और लगना चाहिए कि भाई आप सारे बंदे हैं वो एक्टिव है, अच्छे तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अपन जो लेके चल रहे हैं वो अपना है टारगेट RES, टोटल आपकी 340 पोस्ट और उसमें से अपने को एक पोस्ट है वो अपने लिए सुरक्षित करनी है। तो इस टारगेट RES को कैसे अचीव करना है, इस तरीके से आपका हर जो क्वेश्चन उसका आंसर है आपका फटाफट आना चाहिए, सबसे तेज आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है कि मांग राशि का भुगतान करने हेतु अर्जदारियों को कितना समय मिलना चाहिए, है ना। मांग राशि है जो आपकी कॉल्स है उनको भुगतान करने के लिए अर्जदारी को कितना समय मिलना चाहिए, 14 दिन मिलने चाहिए, 21 दिन, 30 दिन या एस्टिमेट, है ना। तो ये आपको बताना है कितने दिन का समय है वो आपको मिलना चाहिए, है ना। तो आपको पता है वो मांग राशि है उसमें भुगतान करने के लिए उस अर्जदारी को 14 दिन का समय है वो मिलना चाहिए। तो इसका ए है वो सही आंसर हो जाएगा। मांग राशि का भुगतान करने हेतु अर्जदारी को 14 दिन का समय है वो मिलना चाहिए, क्योंकि 14 दिन मिलेंगे तभी वो क्या करेगा, सही समय पर भुगतान कर पाएगा। ठीक है, ओके, बढ़े आगे देखो 14 नंबर की मांग राशि अंकित मूल्य से अधिक नहीं हो सकती। कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो। देखिए तब आपको सोचना नहीं है, फटाफट कमेंट करना है कि मांग राशि अंकित मूल्य से अधिक नहीं हो, कौन से अंकित मूल्य से अधिक नहीं हो या कितने अंकित मूल्य से अधिक नहीं हो, यह बताना है ना। तो मांग राशि है वो अंकित मूल्य से, यानी अंकित मूल्य जो होता है उससे कितने अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। 100% है, 25 है, 20 है या 30 है। फटाफट रिप्लाई करो। देखिए कितने जल्दी आप रिप्लाई कर सकते हो ये आप पे डिपेंड है, क्योंकि ये चीज़ तो अब आपकी तैयार हो जानी चाहिए। अब तो किसी भी साथी को ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये चीज़ मेरी बाकी रह गई है, क्योंकि अब आपका कौन सा महीना आ गया, मई और जून, तो लास्ट के मतलब कुछ ही दिन बचे, इसमें अपने को धुआंधार तैयारी करनी है। तो देखो मांग राशि वो अंकित मूल्य की 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी है, 25% वो निर्धारित की गई है मांग राशि, उससे ज्यादा अंकित मूल्य की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि दो मांग राशियों के बीच अंतर होना चाहिए। जो आपकी कॉल्स है, जैसे आपकी फर्स्ट कॉल है, जैसे आपकी सेकंड कॉल है ना। तो इन दोनों के मध्य डिफरेंट कितना होना चाहिए, 15 दिन कम से कम, 21 दिन कम से कम, 1 माह कम से कम, 3 माह कम से कम, है ना। तो दो मांग राशियों के बीच में अंतर होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, है ना, कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए दो मांग राशियों के मध्य। दो मांग राशियों के बीच कम से कम है वो 1 माह का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, है ना। भुगतान के लिए तो अपने को कितना समय मिलना चाहिए, 14 दिन का, भुगतान के लिए 14 दिन का समय मिलना चाहिए, और दो मांग है उनके बीच कम से कम 1 माह का अंतर है वो होना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि न्यूनतम अभिदान राशि सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार कुल निर्गमन के बराबर होनी चाहिए, है ना। आपका एक तो होता है
जिसको क्या कहते हैं, और सब्सक्रिप्शन। एक होता है आपका न्यून अभिदान, है ना, ये होता है लोअर सब्सक्रिप्शन। अब अधि अभिदान में तो कितना भी हो सकता है, जैसे मान लो अपन ने 10,000 अंश निर्गमित किए, है ना, आवेदन अपने पास 12,000 के लिए आ गया, तो ये हो गया आपका अधि अभिदान और सब्सक्रिप्शन। इसमें कंपनी अंशों का निर्गमन कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। न्यून अभिदान, न्यून अभिदान में कि भाई जितने 10,000 आपने निर्गमित किए तो उनका कम से कम यानी 9,000 या 90% है वो आपके पास अभिदान आना चाहिए। अगर 90 से कम है तो आप उन अंशों का निर्गमन नहीं कर सकते, और अगले आपको 10 दिनों, क्योंकि न्यूनतम अभिदान है वो आपको 20 दिन तक खुला रखना है। 120 दिन तक आपको जो आपका निर्गमन है वो 120 दिन तक खुला रखना है। 120 दिन में अगर आपको न्यूनतम अभिदान प्राप्त नहीं होता है तो अगले 10 दिन में आपको राशि वापस लौटानी पड़ेगी, और अगर नहीं लौटाते हो तो उस राशि पर आपको 15% ब्याज है वो चुकाना पड़ेगा। तो न्यूनतम अभिदान कितना हो गया, 90%। मेरे हिसाब से सबका राइट होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, खास बात है ना, खास है, इसलिए आप सबका ये राइट होना चाहिए। इसमें अब किसी प्रकार का कोई त्रुटि या कोई गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो न्यूनतम अभिदान है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 90% है वो होना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो 17 नंबर क्या कह रहा है कि यदि एक कंपनी निर्गमन बंद होने के 30 दिन के भीतर अंशों का बंटन नहीं करती है, निर्गमन बंद हो गया, निर्गमन बंद हो गया और आवेदन सारे प्राप्त हो गए, और वो क्या करती है कि निर्गमन बंद होने के 30 दिनों के भीतर अंशों का बंटन नहीं करती है, तो उन्हें आवेदन राशि लौटानी पड़ेगी। कितने प्रतिशत ब्याज के साथ, 5% ब्याज, 6% ब्याज, 15% ब्याज या 18% ब्याज, है ना। तो अगर निर्गमन हो जाता है और उनको बंटन नहीं किया गया है तो 15% ब्याज दर से हिसाब से वो राशि है वो वापस उनको लौटानी पड़ेगी। तो ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी आपकी कितनी, 15% है वो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि कंपनी की अधिकृत पूंजी का आशय है, जो आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसका क्या आशय है ना। सरकार द्वारा अधिकार संपन्न, पार्षद सीमा नियम में उल्लेखित अधिकतम सीमा, पार्षद अंतर नियमों द्वारा निर्धारित, कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा, है ना। तो देखो इसका 18 का आंसर है ना, कंपनी की अधिकृत पूंजी। बहुत बार अपन अधिकृत पूंजी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब मेरे हिसाब से आपको अधिकृत पूंजी के बारे में किसी प्रकार का कोई डाउट है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कंपनी की जो पूंजी है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो और गलत करते हो आप तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड और पूंजी से रिलेटेड सारी बात है वो अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लियर हुई है। जिन साथियों ने अभी तक भी कंपनी से रिलेटेड वो सेशन नहीं ज्वाइन किए गए उनको मैं बता दूं कि हमने प्ले लिस्ट बना रखी है स्कूल लेक्चरर के नाम से, वहां जाएं और आप तमाम सेशन है उनको ज्वाइन करें, है ना। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर लगातार अपडेट के साथ आपको लिंक मिलते रहते हैं और सरकारी जॉब से रिलेटेड जानकारियां भी वहां पर शेयर की जाती है। ठीक है, तो कंपनी की अधिकृत पूंजी का आशय होगा कि पार्षद सीमा नियमों में उल्लेखित अधिकतम सीमा, अंतर नियम नहीं है, यह ध्यान रखना, अंतर नियम नहीं है, पार्षद सीमा नियमों में उल्लेखित अधिकतम सीमा है वो आपकी अधिकृत पूंजी का उदाहरण होगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात, ओके है, बढ़े आगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सेबी के अनुसार ऋण पत्रों, है ना, जिसे अपन क्या कहते हैं डिबेंचर, क्या कहेंगे डिबेंचर, ऋण पत्रों पर ब्याज की दर हो सकती है। जो आपके डिबेंचर हैं उन पे जैसे अपन देखते हैं कि 7% डिबेंचर है, 8% डिबेंचर
है ना, 9% डिवेंचर है, इस तरीके से होते हैं ना ऋण पत्र। तो सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार, फुल फॉर्म ध्यान रखना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के दौरान ऋण पत्रों पर ब्याज की दर 10%, 24%, कोई सीमा नहीं और 0, है ना। अब देखना, एक बात ध्यान रखना, जो आपके प्रेफरेंस शेयर होते हैं और जो आपके डिबेंचर होते हैं, उनमें सेबी ने कहीं ऐसा नहीं लिख रखा कि उन पे ब्याज की दर या लाभांश की दर इतनी होगी, है ना। तो इसलिए अपने को ध्यान में रखना है कि ऋण पत्रों पर ब्याज की दर की कोई सीमा नहीं होती है, अपने हिसाब से कितने भी रख सकते हैं। अगर कंपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ग्रो कर रही है, तो उनकी रेट कम होगी। कोई कंपनी कमज़ोर है, उनको वित्त की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, तो वो लोगों को जोड़ना चाहेगी, तो वो ब्याज की दर बढ़ाएगी, तो उनकी दर ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर कोई सीमा नहीं है, कम या ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। बढ़े आगे, डिबेंचर सस्पेंस, फटाफट आंसर दो। देखो कि भाई डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट चिट्ठे में कहाँ दिखाया जाता है ना। एक तो होता है डिबेंचर और एक होता है डिबेंचर सस्पेंस। तो इसे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, संपत्ति पक्ष में, दायित्व पक्ष में, दोनों तरफ, या कोई नहीं। फटाफट देखो रिप्लाई होना चाहिए आपका, क्योंकि ये सारा सेशन है वो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, और आपका सपोर्ट, आपका सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से हमें इस चीज़ का फायदा है वो मिलेगा कि भाई हम आपके लिए लगातार एग्जाम तक शानदार सेशन है वो आयोजित करते रहे। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट चिट्ठे में कहाँ दिखाया जाता है, तो इसका आंसर होगा संपत्ति पक्ष में, है ना। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट चिट्ठे में दिखाया जाता है संपत्ति पक्ष में, असेट साइड में ये आपका शो किया जाता है, ठीक है साथियों। आई बात समझ में। तो आज के सेशन में कुछ ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो अपन ने आज के सेशन में किए, निश्चित रूप से एग्जाम की दृष्टि से फायदेमंद और खुद को चेक करने का मौका। अब इनमें से आपको चेक करना है कि कितने क्वेश्चन वो आपको आते हैं, और कहते हैं रेंडमली अपन देखते हैं। तो अगर इनमें अपन ने रेंडमली उठा के देखा कि भाई अपने लगभग सही हो रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन है वो होने ही वाला है, चिंता की कोई बात नहीं। और अगर कम हो रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा है वो तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है साथियों। तो ये था आज का एक और शानदार इंफॉर्मेटिव सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद रहेगा, ऐसे आशा और विश्वास रखता हूं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो जरूर आज के सेशन को शेयर जरूर करें, और जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ गए वो एक बार सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि जुड़ोगे तो लेटेस्ट जानकारियां आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।